आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो विकल्प में है स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प भी वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या इस प्रकार से है कि जो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है। याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो स्वरों की संख्या मानी जाती है 11, और जो मूल व्यंजनों की संख्या मानी जाती है ये 33 है, और 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह कहते हैं अह और आह को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो, रुकिए, ये देखिए, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है कई बार ये। और 2 द्विगु गुण हैं। ये जो 2 द्विगु गुण हैं, ड, ढ, और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अधिकतर ये संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है या नहीं है। तो आपने याद रखना है, कुल वर्ण है 52, और स्वरों की संख्या है 11, मूल व्यंजनों की संख्या है 33, 2 अयोगवाह हैं, 2 द्विगु गुण हैं और 4 संयुक्त वर्ण हैं। तो इनका आपने ध्यान रखना है। अक्सर परीक्षा में ये तथ्य पूछे जाते हैं। पर 2 इसमें पूछा गया है, भाषा की मूल इकाई क्या है? विकल्प में है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। आप मेरे उत्तर देने से पहले अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 2 का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। और जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ये सभी पीछे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर डायग्राम या यहाँ पर व्याख्या की गई है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए आप, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या कहीं नोट डाउन करिए इसे। क्या है भाषा की मूल इकाई? क्या है? ध्वनि। ध्वनि को भाषा की मूल इकाई कहा जाता है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? तो ये भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य हो जाएगा। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? तो ये उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध है छोटी। इसके पश्चात पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद या शब्द। फिर है पद से छोटी इकाई क्या है? तो ये अक्षर हो जाएगा। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? तो ये ध्वनि या वर्ण है। तो इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे है, उदाहरण के लिए दिया गया है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं। क्या है? राम शब्द में 2 अक्षर हैं। एक तो हो गया रा और दूसरा म, ये 2 शब्द आगे। एवं 4 वर्ण इसमें दिए गए हैं। 4 वर्ण किस प्रकार से दिए गए हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आ गया र, इसके पश्चात आ की मात्रा, फिर म, और इसके पश्चात आ की मात्रा। तो ये 4 वर्ण राम शब्द में आते हैं। ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? विकल्प में है वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वर्णमाला। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4, इसमें पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प में है शब्द समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है, शब्द गणना को वर्णमाला कहा जाता है, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल वर्ण है 52, स्वरों की संख्या है 11 और मूल व्यंजन है 33। अगला प्रश्न है 5। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? चलिए बताइए। विकल्प में है 44, 33, 52 या 48। तो जो पांचवे का सही विकल्प होगा क्या होगा आपने बताना है और वीडियो के अंत में बताइएगा आपके टोटल प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर जो पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं 52। आगे व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लीजिए। यहाँ पर हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर यहाँ पर 11 दिए गए हैं, ये देखिएगा कौन कौन से हैं। इसके पश्चात है व्यंजन। व्यंजन में क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, अंतस्थ है और उष्म है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो क वर्ग में कौन सा शब्द है, च वर्ग में कौन सा है, ट वर्ग में कौन सा है, त वर्ग में कौन सा है, प वर्ग में कौन सा है। ठीक है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा या कहीं नोट कीजिएगा। इसके पश्चात ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंतस्थ निम्न में से कौन सा शब्द अंतस्थ नहीं है या कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल, ब, ये 4 हैं। और इसी प्रकार उष्म की संख्या भी 4 है, श, श, स, ह, ये है। देखिए, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी पूछे जाते हैं, तो इनकी संख्या भी 4 है। अयोगवाह इनकी 2 है, द्विगुण व्यंजन इनकी 2 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 6। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प में है 2, 4, 6 या 8। तो छठे का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर छठे का सही विकल्प हो जाएगा हिंदी में ध्वनियों की कितने प्रकार की मानी जाती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ मानी जाती है 2 प्रकार की। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः या मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कई बार आपसे प्रश्न बनाए कि जो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः कितनी हैं, तो ये हो जाएंगी 2। ध्वनियाँ 2 हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो हो जाएगी स्वर और दूसरी हो जाएगी व्यंजन। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्वर उन्हें कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा क। देखिए, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार की रुकावट हमारे मुख में नहीं आती है, तो इन्हें कहा जाता है स्वर। अगर हम व्यंजन की बात कहें तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इन्हें व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं, किसे व्यंजन कहा जाता है और किसे स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7। इसमें पूछा गया है वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के भेद बताने हैं। विकल्प में है 10, 7, 2 या 8। तो 7वें का सही विकल्प का चयन करें। कौन सा यहाँ पर विकल्प होगा? तो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा 2। वर्णों के 2 भेद माने जाते हैं। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 8। इसमें पूछा गया है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अभी मैंने पीछे आपको ये प्रश्न बताया था, इसका क्या होगा? तो चलिए बताइए। विकल्प में है संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो 8वें का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, स्वर। स्वर वे हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, कोई भी रुकावट मुख विवर में नहीं आती है और ये व्यंजन के उच्चारण में भी सहायता प्रदान करते हैं और इन्हें स्वर कहा जाता है। थोड़ी सी व्याख्या आगे दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है।
इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में निर्बाध रूप से निकलती है। ये जो मुख विवर से निर्बाध रूप से निकलती है, निर्बाध मतलब इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो इसे स्वर कहा जाता है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो अभी पीछे हमने इसे डिस्कस किया है, तो चलिए बताइए सही विकल्प क्या होगा? स्वर, बोली, व्याकरण या व्यंजन। तो यहाँ पर 9वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, स्वर। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहा जाता है तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये बनेगा कि जो व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण उसे कहा जाता है भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहा जाता है। और इसी प्रकार पूछा जाए बोली किसे कहा जाता है, तो बोली उसे कहा जाता है जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, उसे बोली कहते हैं। तो यहाँ से आपके 2-4 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो व्याकरण का होगा और दूसरा बोली का होगा और तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन का हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 11, 10, 9 या 13। तो 10वें का सही उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो जो 10वें का सही विकल्प होगा तो ये हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है जो इस प्रकार से है: अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं आपके स्वर 11। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि कौन स्वर है कौन नहीं। तो चलिए विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प ए, बी, सी या डी, इनमें सही विकल्प का आपने चयन करना है, कौन सा होगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लीजिए। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12, कौन स्वर नहीं है? फिर से पूछा गया है कौन सा वर्ण यहाँ पर जो दिया गया है ये स्वर नहीं है। तो चलिए विकल्प का चयन करें आप, कौन सा होगा? विकल्प ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर जो विकल्प स्वर नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, ब। ये स्वर नहीं है, बाकी सभी स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। उपयुक्त विकल्पों में व स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये? यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का, किस वर्ग का? प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो देखिए एक प्रश्न से आपके कितने प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो ये हो गया कि जो ये है ब, ये एक स्पर्श व्यंजन है। दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान प वर्ग से होता है, इसका उच्चारण या वर्ग कौन सा है? तो ये प वर्ग का हो गया। और तीसरा ये है कि ये प वर्ग में तीसरा व्यंजन है। और चौथा प्रश्न ये हो जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एक प्रश्न में ही 5 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? विकल्प में है आ, ई, उ, ओ। तो सही विकल्प का आपने चयन करना है। तो यहाँ पर जो 13 है इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ओ दीर्घ स्वर नहीं माना जाता, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से हुआ है। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो चलिए पहले ह्रस्व को देख लेते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है उन्हें ह्रस्व स्वर
कहलाते हैं या कहा जाता है। इसमें है अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार जो दीर्घ स्वर कहा जाता है, इसमें आएंगे आपके दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया, फिर बड़ी ई आपकी होगी, फिर बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर हो जाएंगे जो जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अतः प्रश्नागत विकल्पों से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं माना जाता है, यह एक संयुक्त स्वर माना जाएगा।